जय हिंद। रउआ सब लोगन के स्वागत करतानी अपन चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। रउआ लोगन के पता बा कि ई चैनल जो है शिक्षक भर्ती 2023 के लिए कंटेंट उपलब्ध करावता है। और आज जो है आपका जो कंटेंट है वो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि यह जो है यह सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है। इसका मतलब यहां से आपका 5 से 7 प्रश्न एग्जाम में 150 के एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न अनिवार्य रूप से आएगा। और एग्जाम चाहे पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे, नहीं छपने का कोई सवाल ही नहीं है। और अपन बिहार तो जे छे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित मुद्दा जे छे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जे छे, ओकरा से क्वेश्चन हमेशा से पूछल के हैं। बीपीएससी से ही की रहले हैं, बीपीएससी का ये जो है ट्रेंड ही रहा है। टुडे ए ट्रेंड फॉर बीपीएससी टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके। और यहाँ अपन नारा छे शिक्षक तो बनना ही है। और आप लोगों को क्या करना है, जम जुट कर पढ़ना है। और हाँ साथी, काहे इतना इम्पोर्टेंट बा इहो बताई, ओकरा से पहले ही देख लही रउआ लोगन के मॉडल पेपर उपलब्ध करा दिल बानी। एकदम बीपीएससी के नए सिलेबस के आधार पर एकदम मॉडल पेपर 3-3 गो बा। और इस सब के पढ़ी और ध्यान रखी दिमाग में, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो क्योंकि शिक्षक की तैयारी करने वाले बहुत सारे भाई हमारे हैं जो कि नियोजित शिक्षक है, तो उनको भी 40% लाना है, क्वालिफाई करना है नेगेटिव मार्किंग के बीच में। इसलिए क्या है, ये जो क्लास है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका कंप्लीट करा देंगे एक ही क्लास में। 3 घंटे का वीडियो होगा, 2.5 घंटे का होगा, नो टेंशन, कंप्लीट वीडियो देंगे। बस 2 बार आपको सुनना है भाई, 2 बार सुन लीजिए। 2 बार सुन के रउआ लोगों ने याद कर लीजिए, एकदम बबुआ की तरह एकदम कह रहे हैं कि एकदम याद कर लीजिएगा सर आप लोग। और 2 बार आप लोग एक बार याद करके उसके बाद आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, धुआं नहीं निकालिएगा तो फिर मेरा नाम लीजिएगा। और हाँ साथियों, देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपके लिए लाए हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सिलेबस तो आपको डिटेल में बता ही दिया गया है। एक बार फिर हल्का बता देते हैं कि आपको जो 25 नंबर है का क्वेश्चन रहेगा, 25 गो इंग्लिश का और 75 गो हिंदी का, इसमें 30% लाना है। और उसके बाद जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश वाला, और यहाँ पर आपका मेरिट बनेगा। मेधा किसके आधार पर बनेगा, इसी के आधार पर मेधा बनेगा। और यहाँ आपको मिनिमम 40% तो लाना है। 40% से कम वाले तो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, उनको तो शिक्षक बनने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। 40% से जितना ऊपर रहेंगे वही सब क्या होंगे, शिक्षक बनेंगे। और ये 40% लाने वाले नियोजित शिक्षक जो है, हमें लगता है उन सबों को मेधा मिल जाएगी। और इसी में आपका देखिए यहाँ क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जबकि यहाँ लिखा हुआ है सामान्य जागरूकता और समान विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान और समान जागरूकता में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ जाता है। लेकिन बीपीएससी को क्या करना था, आप लोगों को यह बताना था कि यह चैप्टर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए इसको विशेष रूप से जोड़ा गया है। क्या थी, समान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण, इसको भी कराएंगे पूरा डिटेल के साथ। तो और प्राथमिक गणित का भी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मानसिक क्षमता आप लोग से बन ही जाता होगा। और इसमें जो है टीजीटी के लिए भी यहाँ पर क्या है, उम्मीदवार से जो समान जागरूकता और समान विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा मुद्दा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पीजीटी के लिए तो सबों के लिए है। इसलिए यह क्लास सबसे पहले लाया गया है। जो सबका हो उसको कीजिए और सब भाई क्या कीजिए। और हाँ, यहो देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि निगेटिव मार्किंग का कोई बताया गया नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती होगी। और कितना होगी ये अतुल प्रसाद जी बताएंगे। अभी थोड़ा देखिए, हमारे जो चेयरमैन साहब है बीपीएससी के, वो अच्छे भी हैं और इतना ना प्रयोग करने लगते हैं कि कभी कभी उनका प्रयोग क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना क्या चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट आईएएस रंजीत कुमार के पीडीएफ से भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हाँ साथी, ये तो आपका जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पीपीटी है। और इसमें जितना है उतना तो है ही,
और इससे कहीं अधिक आपको नहीं बता दिए और एकदम कहानी की तरह आपके दिमाग में नहीं घुसा दिए, तो आप अपना नाम जो है सर्वेश क्लासेस केजीजी पर लिख दीजिएगा, कहिएगा बिल्कुल समझ में नहीं आया और के पेटीएम कीजिए। तो पेटीएम करके आपका जो समय है, जितना समय का वीडियो होगा उतना पैसा आपको भेज दिया जाएगा पेटीएम में, ठीक है ना। याद रखिएगा, पैसा मांगिएगा, रुपया मांगिएगा 2 घंटा का 200 तो नहीं, पैसा दे देंगे जितना समय आपका वीडियो का रहेगा। आप कमेंट कीजिए कि एकदम समझ में नहीं आया, पैसा वापस कीजिए, पैसा वापस किया जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आने की बात ही नहीं है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय से लेकर भारत की आजादी तक पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। कहता है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में एंटक से अलग होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी एक व्यापक आंदोलन था। इसके अंतर्गत साम्राज्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? तो भारत में जो अंग्रेज जो एक छोटा सा टापू था, उस टापू से आके रॉबर्ट क्लाइव जैसे सपूत को पाके अंग्रेज ने भारत जैसे वीर देशों पर क्या किया? कब्जा जमा लिया। और कब्जा जमाने के बाद इसने क्या किया? भारत को पूरी तरह से क्या किया? लूटा, बर्बाद किया। अब देखिए क्रांति, तो यहाँ जो है स्टार्ट कहां से होता है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन है, ये स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति से। कहां से? 1857 की क्रांति से पहली बार स्टार्ट। और 1857 की क्रांति जो है वो आपको करा दिया है पीछे पीडीएफ में, तो अवेलेबल है, वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कांग्रेस के गठन के बाद 1905 से, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सारा मेन घटनाक्रम है वो स्वदेशी आंदोलन के बाद ही, बंगाल विभाजन के बाद ही क्या होता है? पूरी तरह से स्टार्ट होता है। ओके, और इतिहास तो पूरा इमोशन के साथ पढ़ाते हैं, हम बताते हैं आप लोगों को, एकदम मजा न आ गया तो फिर कहिएगा साथियों। ओके, आइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध था और राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव की विस्तृत पृष्ठभूमि थी। और राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? भारत का आर्थिक दोहन हो रहा था, दादा भाई नेहरू ने कहा ही। उसके बाद भारत का आर्थिक तथा प्रशासनिक एकीकरण करना था। पाश्चात्य शिक्षा का चिंतन का विकास हो रहा था। 1835 में आपको पढ़ाए थे, एक लॉर्ड मैकाले के द्वारा क्या हुआ था? अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा में जोड़ा गया था। और आज भी क्या है? मैकाले महोदय का अंग्रेजी है ही। उसके बाद क्या है? प्रेस एवं साहित्य पर राष्ट्रीयता का प्रसार बताए थे आपको। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था क्या? और धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन आपको 1928 का ब्रह्म समाज आंदोलन हो या 1875 का आर्य समाज का आंदोलन है, सब आपको पिछला वीडियो में 3 घंटे का वीडियो है कराए हैं। भारत में रेलवे का विकास डॉल्टनोजी के काल में 1853 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन सर्वाधिक रेलवे किसके शासन काल में बना था? कर्जन के शासन काल में। और जब कर्जन के शासन काल में रेलवे बन गया तो क्या हुआ? भारत के लोग एक दूसरे से जुड़ गए, और जुड़ गए तो वो लोग क्या किया? एक दूसरे की समस्याओं को देखा, और जब समस्याओं को देखा तो उनके अंदर क्या हुआ? राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। लॉर्ड लिटन था लॉर्ड कर्जन की और लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन ये दोनों बहुत भयंकर चोट्टा वायसराय था, ठीक ना। और लॉर्ड लिटन ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में, जिसमें क्या था कि इसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। और इस गैगिंग एक्ट के तहत यह प्रावधान था कि कोई भी जो अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र को उस समय के तत्कालीन जिला अधिकारी से पास करा के छापना होता था। और कर्जन तो हदे कर दिया, इसने धर्म के आधार पर बंगाल का 2 भागों में विभाजन कर दिया। ओके, और नेहरू जी द्वारा धन निकासन का सिद्धांत, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी बताए थे। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी घटनाएं आपको करा दी है पिछला वीडियो में, 3 घंटे का वो भी वीडियो है, ठीक। कहता 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए बंबई की जगह पे इसका स्थापना होने वाला था कहाँ? पुणे में। लेकिन पुणे में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। और प्लेग फैल जाने की वजह से लास्ट मूवमेंट में जो कार्यक्रम है ये रद्द करके कहाँ शिफ्ट करना पड़ा? बंबई शिफ्ट करना पड़ा। और आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, किंतु भारत में 1860, 1870, 1880 के दशक की राजनीतिक गतिविधियों की देन थी। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भी अनेक राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ। आइए इन राजनीतिक संगठनों को थोड़ा सा हल्की झलक में देख लेते हैं। क्या? पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से राष्ट्रवाद के आधुनिक विचार तथा राजनीतिक संस्थानों का विकास हुआ। प्राथमिक राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशन सभा थी और 1836 में बनी थी। आधुनिक भारत में सबसे पहली सार्वजनिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल। तो कहेगा पहला पार्टी कौन था? पहला पार्टी, तो कहिएगा पहला पार्टी था आपका लैंड होल्डर सोसाइटी, जो जमींदारों का था। और इसकी स्थापना कब की गई थी?
1938 में की गई थी। तो पहली राजनीतिक पार्टी कौन थी? लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि कहाँ बनी थी? बंगाल में बनी थी। और जमींदारों की पार्टी थी, और जमींदार अपने जमीन को बचाए रखने के लिए पार्टी बनाए थे। ओके, 1839 में एडम ने इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई। 1843 में बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई, और 1851 में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया। दादा भाई नेहरू ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बनाए थे भारत के वयोवृद्ध दादा भाई नेहरू जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कहां बनाया गया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद 1875 ईस्वी में बाबू शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग लिखी थी, और यही शिशिर कुमार घोष की ही पत्रिका क्या आती थी? अमृत बाजार, जिसको टारगेट करने के लिए क्या लाया गया था आपका? जिसको टारगेट करने के लिए आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ओके, और 1875 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन से मिल गई। ओके, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आइए हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। ये सब आपका क्या है, बस समझ में आते जाएगा आपको। आप लोग इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस बनेगा, इंडियन एसोसिएशन का विलय हो जाएगा कांग्रेस में, और इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक होंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो क्या हो जाएंगे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। ओके, तो कहता है बोस ने 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में स्थापित। यह संस्था राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व की प्रथम ऐसी संस्था थी जिसे अखिल भारतीय संस्था का स्तर प्राप्त हुआ। बंबई में स्थापित एक अन्य संस्था बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी, और जिसके नेता कौन थे? फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग। ये दोनों भी कांग्रेस में आकर मिल जाते कब? 1883 में। और बहरुद्दीन तैयब जी, ओके, और बहरुद्दीन तैयब जी ही कांग्रेस के पहले क्या बनते? मुस्लिम अध्यक्ष बनते, चौथे नंबर के। ठीक है ना। महाराष्ट्र की पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकरात कहा जाता है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। ओके, और मद्रास में कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्थाओं में मद्रास नेटिव एसोसिएशन मुख्य थी। कहता है 1884 में लॉर्ड रिपन के समय में मद्रास में एक अन्य संस्था मद्रास महाजन सभा भी थी। 1884 में लॉर्ड रिपन के समय में क्या थी? मद्रास महाजन सभा। इस संस्था के संस्थापक कौन थे? ए वी राघवाचार्य थे, और जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू थे। तो मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? ए वी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व लंदन में 1886 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडियन एसोसिएशन जो कांग्रेस में विलय होता है, दूसरा है आपका क्या चीज? बंबई प्रेसिडेंसी, ये भी कांग्रेस में विलय हो जाता है। और इसकी स्थापना कौन किया था? क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद आपका है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अभी भी है, जिसके अध्यक्ष कौन है? उमर अब्दुल्ला जी हैं। उमर अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, कहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया। इसी समय बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो रहा था। इसी कारण से सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे। ओके, कहता है राष्ट्रीय आंदोलन के चरण। देखिए, पहला राष्ट्रीय आंदोलन का चरण जो है, यह है आपका उदारवादी चरण। उदारवादी चरण का मतलब क्या है? इस चरण में कांग्रेस जो है अंग्रेजों से सिर्फ अनुनय विनय करती थी। भैया इधर दो, भैया उधर दो, मतलब सर, मैडम, जी हाँ, जी हुजूर, ये वो। देखिए, और द्वितीय चरण में क्या था? तो उग्रवादी चरण, एकदम खुंखार उग्रवाद, लाल बाल पाल का चरण। और तृतीय चरण गांधी युग। गांधी जी जब आ गए तो सारी स्वतंत्रता संग्राम की धुरी क्या हो गई? गांधी जी के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। इसलिए तृतीय चरण को क्या कहते हैं? गांधीवादी चरण कहते हैं। ओके, आइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व 1885 से 1905 तक उदारवादी नेतृत्व के हाथों में केंद्रित था, जिसे उदारवादी की संज्ञा दी गई, जो अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते हैं। ये लोग संवैधानिक तरीकों से सुधार के पक्षधर थे। ऐसे व्यक्ति में दादा भाई नेहरू जी, दिनेश बाचा ही सबसे पहले 1901 में क्या थे? अध्यक्ष, जब गांधी जी क्या हुए थे? कोलकाता में शामिल हुए थे। किसमें? आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कार्य समिति। ओके,
आइए आगे देखते हैं। और कट रहा है। अगला है, अगला आपका क्या है तो है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु होंगे। बहरुद्दीन तैयब जी जो कि मुस्लिम पहले मुस्लिम अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेतृत्व के द्वारा क्या हुआ, सरकार में सहभागिता एवं राष्ट्रीय नीति में व्यापक परिवर्तन हेतु कार्यक्रम चलाए गए। अब कहता है इसी में भी बहुत कुछ है, जैसे संवैधानिक सुधार कार्यक्रम आपको करा दिया गया हमारे चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। ठीक, आप लोग बस क्या कीजिए, नीचे जाइए और मोर पे जाइए और या आई बटन में जाइए, आपको मिल जाएगा। प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम, आर्थिक सुधार कार्यक्रम और सामाजिक सुधार कार्यक्रम क्या कर चुके हैं, करवा चुके हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे उदारवादी चरण। कौन सा चरण स्टार्ट करेंगे अब, उदारवादी चरण स्टार्ट करेंगे। उदारवादी चरण क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चरण है। ओके, और आप किसी भी चैनल पर जाइएगा, इतना डिटेल से आपको कोई नहीं करवाएगा। ये मत सोचिए कि सर्वेश क्लासेस केजी जी कम सब्सक्राइबर का चैनल है, इस कंटेंट में क्या होगा, दम नहीं। कंटेंट में ऐसा दम है कि और ये वैसे भी हमारा कंटेंट नहीं है, लेकिन हमारे बताने के तरीके में ऐसा दम है कि किसी और चैनल के हिस्ट्री के क्लास को देखिए और इस हिस्ट्री के क्लास को देखिए, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा आपको। और आप यहाँ से वो आपके दिमाग में बातों को छपवा देंगे, कॉपी प्रिंट करवा देंगे, आपके अपने दिमाग से कट करके आपके दिमाग में पेस्ट मार देंगे। उग्रवादी चरण 1905 से 1919 के काल को क्या कहते हैं, उग्रवादी नहीं, उदार क्या कहते हैं, अच्छा उदारवादी चरण हो गया। उदारवादी चरण कब से कब तक था, 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक था। ओके, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा के उद्भव को कांग्रेस की विफलता के अंतर्गत भी समझा जाता है, जिसमें कांग्रेस कांग्रेस की विफलता क्यों, क्योंकि कांग्रेस कुछ कर नहीं रहा था, कांग्रेस का कोई बात माना नहीं जा रहा था, इसलिए क्या किया गया। ये जो ये सब लिखा कैसे गया भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड, लगता है कि हम लोग वो जो एक जगह लिखे वही सब जगह क्या है, कॉपी हो गया। एक सेकेंड, इसको काटते हैं और फिर से खोलते हैं, तब क्या होगा, आपका जो लिखा हुआ सब है वो मिट जाएगा। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बस बस बस। और आप लोग को पीडीएफ भी चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे आप सभी भी चल जाइए, और यहीं पर आपका क्या है, पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं एकदम, तो वहां से आप लोग पीडीएफ इसका गेन कर सकते हैं, और पीडीएफ गेन करके आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर सकते हैं। और साथ ही साथ मॉडल प्रैक्टिस का भी पीडीएफ अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से मॉडल प्रैक्टिस का भी पीडीएफ क्या कीजिए, देखिए। ओके, और यहाँ पर देखिए बिहार स्पेशल भी कराया हुआ है, इस सबको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। काहे पता नहीं कि उसमें जैसे लिखे तो वो उसी में लिखा हुआ रह गया, इस वजह से क्या हो गया, समस्या हो गई थोड़ी सी। कोई बात नहीं, एकदम समस्या का समाधान 2 मिनट में कर दिया गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन के उदय के कारण हो गया उदारवादी चरण में, आप लोग को करा दिया उदारवादी चरण। अब हम लोग उग्रवादी चरण कर रहे थे, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं, उदारवादी चरण का काल कहते हैं। ओके,
और क्या था इसमें, हाथों में केंद्रित रहा, जिसे उदारवादी की संज्ञा दी गई और अपने राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते हैं। ये लोग संवैधानिक तरीके से सुधार के पक्षधर थे। ऐसे व्यक्तियों में दादा भाई नेहरू, दिनेश बाचा, फिरोज शाह मेहता, ये सभी शामिल थे। और ये सब आपको करा दिया संवैधानिक सुधार कार्यक्रम प्रसाद। और उग्रवादी चरण को आप लोग स्टार्ट करते हैं, किस चरण को, उग्रवादी। और उग्रवादी चरण में उग्र क्या होगा, उग्रवाद की महत्वाकांक्षा होगी। राजभक्ति व्यर्थ होने के कारण इसके द्वारा संवैधानिक सुधारों का प्रयत्न विफल रहा। उग्रवादी विचारधारा के उद्भव से बंकिम चंद्र एवं विवेकानंद के लेखों ने कांग्रेसियों के बीच एक नई विचारधारा को प्रस्तुत किया। बंकिम चंद्र ने उदारवादी की प्रार्थना एवं प्रस्ताव की नीति पर प्रहार करते हुए स्वार्थहीन एवं भय मुक्त होकर मातृभूमि की सेवा का क्या किया, अनुष्ठान किया। वही बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने किसकी रचना की है, आनंद मठ की रचना की है। कहते हैं विवेकानंद के लेखों में भी मातृभूमि के प्रति प्रेम एवं सेवा पर बल दिया गया। बाद में अरविंद घोष ने भी वंदे मातरम के अंतर्गत उग्रवादी विचारों को क्या किया, वो बल दिया। अरविंद घोष की जो कौन आश्रम का स्थापना करेंगे, ये औरविले आश्रम की स्थापना करेंगे आगे चल के। कहता है गांधी युग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग के आगमन को उदारवादी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की रणनीतिक विफलता के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के पदार्पण से भारत की स्वतंत्रता तक की अवधि तक गांधी जी का प्रभाव एवं उनके योगदान को देखते हुए इस युग को गांधी युग के रूप में जाना जाने लगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किंतु स्वतंत्रता आंदोलन में उनका प्रवेश लगभग 3 वर्षों बाद हुआ। गांधी जी भारत आगमन के 3 वर्ष बाद विश्राम काल था। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का अवलोकन किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने चंपारण, खेरा, अहमदाबाद आंदोलन से क्या किया, प्रवेश किया। ओके, सबसे पहले कहाँ आए थे, तो अपने चंपारण, बिहार के चंपारण में। और यहाँ पे आपको पता ही है कि क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि बिहार में गांधी जी पर जब हमला हुआ था तो उसकी जान कौन बचाए थे, तो बत्तख मियाँ जी ने क्या किया था, गांधी जी का जान बचाया था। तो जो भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सवाल है वो भी आपको क्या करा देंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसी बीच आएगा आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलन एक्टोरियन ह्यूम, किसने, एलन एक्टोरियन ह्यूम के प्रयासों से 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और ये क्यों किया, जिनको ये लगा, इन्हें लगा कि अंग्रेज, भारतीय जनता और अंग्रेज के बीच में ये क्या करेंगे, एक एक क्या करेंगे, वाल्व के रूप में काम करेंगे, क्या कि सुरक्षा वाल्व के रूप में काम करेंगे। इसीलिए इसे एलन एक्टोरियन ह्यूम को तत्कालीन जो था वायसराय लॉर्ड डफरिन, उन्होंने कहा था कि तुम क्या करो, स्थापित करवाओ। जब करवा दिए तो बाद में यही क्या हुआ, अंग्रेज की गले की हड्डी बन गई। पहले होने वाला कहा था, पुणे में। तो ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ। इस प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी, कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या चुने गए, प्रथम अध्यक्ष चुने गए। तो कहेगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बंबई में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, कितने, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। और इसमें बिहार से कौन थे, एकमात्र प्रतिनिधि बिहार से भी थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो बताए थे आपको कि अपना जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो अपना ग्रुप बनाए थे इंडियन एसोसिएशन, उसका विलय कर दिए थे कांग्रेस में। और अगले साल इनको कोलकाता में अध्यक्ष बनाया गया, किसे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो पहला कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और दूसरा थे एस.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। और आनंद मोहन बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में क्या हो गया, विलय हो गया। इंडियन एसोसिएशन का क्या हो गया, कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1886 में किसने की थी, सही है। चलिए आगे देखिए, कहता है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितना, 434। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, 434 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयब जी। कहेगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बहरुद्दीन तैयब जी। अध्यक्षता कब करेंगे, 1887 में मद्रास में। कहां करेंगे, 1887 मद्रास में करेंगे। ओके, और जिसमें 607 भारतीयों ने भाग लिया।
कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। क्या बने? अंग्रेज अध्यक्ष बने, जो कि क्या थे आपके जॉर्ज इलो थे, और इसकी अध्यक्षता 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना का लक्ष्य क्या था, गोल क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में प्राय यह भी माना जाता है कि ह्यूम को तत्कालिक वायसराय डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सुझाव दिया था। लाला लाजपत राय का विचार था कि यह संस्था इसलिए बनी कि वह अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु अपना अभय कपट सेफ्टी वाल्व के रूप में क्या कर कार्य कर सके। तो बताए भी आपको कि सेफ्टी वाल्व का। और लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक अपने लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताई। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक लेख में कांग्रेस को क्या बताया? तो कांग्रेस को इन्होंने बताया किसके दिमाग की उपज? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज। वायसराय कर्जन की कांग्रेस में टिप्पणी थी कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में क्या कर सकूं? मदद कर सकूं। कर्जन की कांग्रेस के बारे में ये एक टिप्पणी थी कि कांग्रेस गंदी चीजें हैं और देशद्रोही संगठन है। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस के लोग क्या है? पदों के भूखे। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1886 के बाद कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज दिया था और 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम उदारवादी के आंशिक दबाव का परिणाम था। और इसमें क्या हुआ? पहली बार भारतीयों को क्या मिला था? तो पहली बार भारतीयों को प्रश्न पूछने की क्या मिली थी? आजादी। प्रश्न पूछने की आजादी मिली थी। और ये किसके वजह प्रयास से आया था? तो कांग्रेस के प्रयास से आया था। कहता 1887 ईस्वी में बहरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम थे। कौन थे? पहले मुस्लिम थे। और कहां किए थे? तो मद्रास में। 1888 में जॉर्ज हुले प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये कब? 1906 में क्या करते हैं? कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। और कुल 3 बार क्या करते हैं? कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। रमेश चंद्र दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? रमेश चंद्र दत्त जी की पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके। और देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और पहली जो है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। नायडू थी। ओके। कहता है बंगाल विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण घटना में शामिल है आपका क्या चाहिए? बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन की घटना कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घटना 1905 ईस्वी में हुई थी। बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया क्या था? प्रहार था। लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे विवादित कार्य 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया। बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी। क्या थी? तत्कालीन जितने भी प्रेसिडेंसी थे उस सबों में क्या था? बड़ा प्रेसिडेंसी क्या था? आपका बंगाल प्रेसिडेंसी था। बंगाल प्रेसिडेंसी विभाजन के कारण अंग्रेज साम्राज्य में राज्य का बड़ा आकार बताया, परंतु विभाजन का वास्तविक कारण था बंगाल तत्कालिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बना हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद, उसके बाद आपके क्या है? अरविंद घोष, उसके बाद सूर्य सेन जैसे तमाम क्रांतिकारी, उसके बाद आपका खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, और उसके बाद आपका परेंद्रनाथ घोष, बहुत सारे चिंतक, समाज सेवी और भारतीय रमा के वीर सपूत बंगाल से आ रहे थे। इसलिए बंगाल को अस्त व्यस्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का 2 भागों में विभाजन करवा दिया। और बंगाल विभाजन की घोषणा की कब हुई? 20 जुलाई 1905 को बोला कि बंगाल का विभाजन करेंगे। और 16 अगस्त को क्या करता है? बंगाल का विभाजन कर देता है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में, कहा? कोलकाता के टाउन हॉल में एक बैठक होती है। उस बैठक में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये फैसला लेते हैं कि हम लोग कौन सा आंदोलन चलाएंगे? स्वदेशी आंदोलन। और 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हो गई और पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नए प्रांत बनाया गया जिसे में राजशाही, चटगांव, ढाका आदि शामिल है। ढाका की राजधानी बनाया गया। ढाका को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। कहता है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में,
और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। क्या हो गया, प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन। इसीलिए 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में समूचे बंगाल में बनाया गया। वंदे मातरम गीत गाया गया और एक दूसरे को राखी बांधी गई। और वंदे मातरम गीत जो है इसके रचनाकार कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को अपने पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। आप लोग को पता है यही वर्तमान में क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इसे गाने में कुल कितना समय लगता है, 65 सेकेंड का। ओके। विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में किया था। किसमें, बनारस अधिवेशन में किया था। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का क्या किया था, प्रचार किया था। कौन, तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। कहेगा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, तो अश्वनी कुमार दत्त ने। किसने, अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। और इस आंदोलन के व्यापक समर्थन मिला था। आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें किसने, महिलाओं ने भाग लिया था। ओके। पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें किसने भाग लिया था, महिलाओं ने भाग लिया था। ओके। अब आगे देखिए। इसमें लगभग सभी लोग जमींदारी, शहरी और निम्न छात्र थे। और औरतें भी क्या हो गई, शामिल हुई। महिलाओं ने पर्दे से निकलकर स्वदेशी आंदोलन में क्या किया, भाग लिया। तो बोले थे पहली बार महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन में ही भाग लिया था। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन से किसान और मुसलमान समुदाय अलग रहा। स्वदेशी आंदोलन के समाज ने इस बड़े तबके में राष्ट्रीय भावना को जगाया तो राष्ट्रीयता से पूर्ण अनभिज्ञ थे। निष्कर्षतः स्वदेशी आंदोलन समाजवाद के विरुद्ध पहला सशक्त जन आंदोलन था। ठीक ना। कहता है पूर्वी बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो पूर्वी बंगाल के गवर्नर जनरल थे ब्लूमफील्ड। कौन थे, ब्लूमफील्ड ने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उत्कहित किया था। क्या कहा था, चहेती। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, 1906 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो दादा भाई नेहरू जी। कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया, अध्यक्ष विवाद। इस अधिवेशन में उग्रवादी ने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से जुड़े 4 प्रस्ताव क्या किए, स्वीकार करवाए। और 1906 में पहली बार दादा भाई नेहरू जी ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए स्वराज शब्द का उल्लेख किया। कहेगा स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो कोलकाता अधिवेशन में किया गया। कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की भी स्थापना कब होगी, 1906 में ही होगी मुस्लिम लीग की स्थापना। हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिक फूट डालने के उद्देश्य से, कैसा फूट, सांप्रदायिक फूट बड़ा कारण बंगाल विभाजन था। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक विशेष स्थिति की मांग की। लॉर्ड मिंटन उसने कहा कि उनके अधिकारों और हितों की रक्षा भारत में की जाएगी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 सितंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। कब, 30 दिसंबर 1906 को। कब, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया। और बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने। कौन, बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। नवाब समीउल्लाह इसके क्या थे, संस्थापक अध्यक्ष थे। नवाब सलीमुल्लाह क्या थे, इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना था। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना था। ओके।
1908 में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति कब कर दी गई? 1909 में भारत शासन अधिनियम में कर दी गई। ओके, कहता है इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ और सर सैयद इमाम की अध्यक्षता में। कब हुआ? 1908 में सर सैयद इमाम की अध्यक्षता में हुआ और 1908 में आगा खान अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगा खान को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ओके, बाहर शोर हो रहा था इसलिए चेक कर रहे थे कि कहीं आप लोगों को आवाज तो नहीं जा रहा है। चलिए, आइए अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या देखेंगे? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को ही भारत में क्या करते हैं? भारतीय विष का दौत कहा जाता है। मार्ले ने मिंटो को फोन करके कहा था कि हम भारत में क्या भेज रहे हैं? विष के दौत भेज रहे हैं, जो भारत को क्या करेगा? पूरी तरह से तबाह कर देगा। मार्ले में लॉर्ड मार्ले ने भारत का सचिव पद और लॉर्ड मिंटो ने गवर्नर जनरल का पद संभाला। इसके प्रयास से 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम? मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था उदारवादी नेताओं को क्या करना? प्रसन्न करना, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देना, जिससे क्या हो सके? हिंदू मुस्लिम में एकता का जो भाव था, जो पनप रहा था, वो भाव पूरी तरह क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। ठीक ना? और मुसलमानों के हेतु सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार का ही बुरा पक्ष था। वायसराय मिंटो ने लिखा, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर एक ऐसा घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। क्या होगी? फसल बड़ी कड़वी होगी। किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो ने कहा था। किस? लॉर्ड मार्ले ने कहा था। किसको? मिंटो को फोन करके, क्योंकि मिंटो मिंटो क्या था? तो लॉर्ड मिंटो जो था, ये आपका क्या था? मिंटो जो मार्ले आपका क्या था? सचिव था। और मिंटो क्या था आपका? इस समय तत्कालीन वायसराय था। दिल्ली दरबार कब लगा? 1912 में लगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसी समय पहली बार बिहार को क्या हुआ था? तो बिहार को स्टेट का कैपिटल का दर्जा मिला था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी दिल्ली दरबार में रास बिहारी बोस ने क्या किया था? रास बिहारी बोस ने पहली बार क्या किया था? बम से हमला किया था। किस पे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे। क्योंकि दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो वायसराय था, तो सोचा है कि क्या करते हैं हम लोग? हमला कर देते हैं, और हमला करके क्या करते हैं कि वायसराय को उड़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा? दुनिया में खबर फैल जाएगी। लेकिन बेचारा जब बम मारा तो उसका हाथी चलाने वाला जो महावत होता है वो मारा गया, और बाकी वायसराय बच गए। और ये रास बिहारी बोस क्या होते हैं? भाग जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। साथ ही साथ कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी। तो 1 अप्रैल 1912 को क्या किया गया? दिल्ली को कलकत्ता की जगह पर नई राजधानी बनाया गया। तथा क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय। देखिए, क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय कहां से होता है? तो सबसे पहले महाराष्ट्र से होता है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो चापेकर बंधु थे, वो पहली बार क्या करते हैं? बग की हत्या करते हैं। देखिए, 1918 में विद्रोही समिति की रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पुणे जिले के चित्पावन ब्राह्मण को आतंकवाद भारत में शुरू करने का सराहा जाता है। ये चित्पावन ब्राह्मण ही क्या थे? आपके पेशवा भी इसी ब्राह्मण कुल का था। पेशवा जो था मराठा साम्राज्य में, वो भी चित्पावन ब्राह्मण ही थे। दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड तथा एमर्स की क्या कर दी? हत्या कर भारत में आतंकवादी गतिविधियों की नींव डाली। बाद में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गया है। और ये चापेकर बंधु रेंड की हत्या क्यों किए? क्योंकि इन चापेकर बंधुओं को जो प्लेग फैल गया था, तो उसको लेकर जो क्या मिल रहा था? उसको लेकर जो अनुदान मिल रहा था, उस अनुदान को चापेकर बंधुओं ने क्या किया? बुरी तरह से पचा दिया। कौन? ये कमिश्नर रेंड और एमएस ने। तथा हिंदू धर्म संघ नामक क्रांतिकारी संस्था से चापेकर बंधु जुड़े हुए थे। चापेकर बंधु किससे जुड़े हुए थे? हिंदू धर्म संघ नामक क्रांतिकारी संस्था से। आर्य बांधव समिति के नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक की प्रेरणा का परिणाम था। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के नाम से जानते हैं। और जो कि क्या है? पोस्टर वो है किसका? बीजेपी का। ओके,
और इसका महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में प्रथम स्थान था। 1899 में स्थापित मित्र मेला ही कालांतर में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हुआ। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य अंत लक्ष्मण कन्हरे थे। कौन थे? लक्ष्मण कन्हरे थे। और लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक जिला मजिस्ट्रेट की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसकी? नासिक जिला मजिस्ट्रेट की, जिसे किस रूप से जाना जाता है? नासिक संयंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अंततः लक्ष्मण कन्हरे व सावरकर के भाई गणेश भी शामिल थे, जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और सावरकर जो है इसी में अंग्रेजों को बार बार क्या लिखता है? तो लेटर लिखता है, सर हमको छोड़ दीजिए, जिस पर कांग्रेस क्या करती है? कटाक्ष करती है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सावरकर थोड़े जो माफी मांगेंगे क्या? अरे भैया इतना ना, बाहर में जो है ना कौन तोड़ने लगा बिल्डिंग और चला दिया क्या चीज? हैमर। और उससे जो कंप्यूटर थरथराता है ना, तो क्या होता है कि वो जो लिखा हुआ चीज है वो कॉपी पेस्ट हो रहा है। ओके, तो समस्या हो गया है। लगता है क्या करना पड़ेगा? क्लास को रोकना पड़ सकता है। चलिए यहीं तक रखते हैं आज, बाद में देखेंगे। और ओके, तब तक आप लोग इसको देखिए और जैसे ही हल्ला शांत होता है तो आप नया वीडियो आपको अपलोड किया